हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने 5 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा छठा मेजर टॉपिक होगा, सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे या सोशल इशू से संबंधित क्या मई महीने में समसामयिक घटना रही, उन सब पे विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के संदर्भ में टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हाल ही में भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली में सुधार को गठित राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में जारी कर दी गई है। हाल ही में जो भारत का उच्चतर शिक्षा संस्थान है, उसकी मान्यता प्रणाली में सुधारों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली में सुधारों के लिए राधाकृष्णन समिति रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन को जारी कर दी गई है। इस अति महत्वपूर्ण समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 में किया गया था और इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन थे। इस समिति को सौंपे गए कार्यों को निम्नलिखित तरीके के हैं। पहला तो होता है कि मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना, और दूसरा कार्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भविष्य हेतु सोची गई राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। तो इस किसके लिए रोड मैप तैयार करना? इस प्रत्यानयन परिषद के लिए। अब देखते हैं प्रत्यानयन के महत्व के बारे में, समझते हैं कि इस प्रत्यानयन का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रत्यानयन के इंपोर्टेंस में जैसे छात्र के संदर्भ में देखते हैं कि इससे 20 सर्वोत्तम संस्थानों और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। नियोक्ता के संदर्भ में यह प्रत्यानयन वस्तुतः शिक्षा कार्यक्रमों की विश्वसनीयता और छात्र के ज्ञान के स्तर को निर्धारित करने में सहायक होता है। संस्थान के संदर्भ में इससे छात्र के संस्थान को बनाए रखने, संसाधन आवंटन के लिए बेहतर योजना निर्माण और निवेश जुटाने में मदद करते हैं। वित्त पोषण एजेंसी के संदर्भ में यह ऐसी एजेंसियों को फंडिंग के लिए संस्था की पात्रता का आकलन करने हेतु वस्तुनिष्ठ डेटा प्राप्त कर सकते हैं, और देश के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग को सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। इसके संदर्भ में इसका प्रत्यानयन का महत्व है। अब आता है कि प्रस्तावित सुधार एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप होते हैं, और ये सुधार शिक्षा संस्थानों की मंजूरी, मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास आधारित, प्रमाणित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाते हैं। इस समिति ने सुझाव दिया है कि शैक्षणिक प्रणाली को दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद का गठन बाद में किया जाए। एनएसी में उच्चतर शिक्षा संस्थान के 4 कार्य क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें एनएसी में सबसे उच्च स्तर पर मान्यता प्रदाता निकाय है, और इस निकाय में मान्यता प्रदान करने वाली संस्थानों के लिए एक स्वतंत्र इकोसिस्टम की देखरेख और परिवीक्षण की निगरानी होगी। इसके संदर्भ में ये प्रमुख है। अब आता है कि भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता के बारे में। मान्यता शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार यहाँ तक कि कुछ राज्यों के दायरों में आने वाली कई एजेंसियों को आवधिक स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया। अब आता है कि इस प्रत्यानयन समिति या प्रत्यानयन से संबंधित संस्थान या प्रणालियों के बारे में, कि भारत में इसके संदर्भ में कौन कौन से संस्थान है। पहला आता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन समिति के बारे में। इसका गठन 1994 में किया गया था, और यह गठन स्वयंसेवी संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आकलन को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था, और इसके द्वारा दिया गया प्रत्यानयन 5 साल के लिए वैध होता है। अब आता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। इसे शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2015 में स्टार्ट किया था, जिसे 2018 में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए एनआईआरएफ में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया। फिर आता है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में, जिसे 1945 में एक सलाहकारी निकाय के रूप में गठित किया गया था, और 1987 में से संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने और तकनीकी संस्थानों के प्रवेश ढांचे में बदलाव के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब आता है राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड का प्रारंभ 1994 में एआईसीटीई ने गठित किया था, और इसे 2013 में पूरी एआईसीटीई के पूरी तरह से स्वतंत्र कर एक स्वायत्त संस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया था, और यह तकनीकी पेशेवर संस्थानों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों को प्रत्यानयन प्रदान करती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख संस्थान एवं निकाय हैं।
अब आता है कि भारत में मान्यता प्रणाली में चुनौतियों के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं केंद्रीकृत प्रणाली में क्या चुनौती है। इस प्रणाली में भारत के विनिमय संबंधी व्यवस्था और मान्यता प्रणाली बहुत केंद्रीकृत है। इसके लिए इस पूरे इकोसिस्टम पर राज्यों की सभी संस्थाओं की मुक्त पहुंच नहीं है और इस प्रणालियों में भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं रखा गया है। यह केंद्रीकृत प्रणाली के संदर्भ में प्रमुख चुनौती है। फिर नेक्स्ट आता है कम भागीदारी के संदर्भ में। कम भागीदारी के संदर्भ में कि इसमें स्वैच्छिक भागीदारी करने संबंधी उच्चतर संस्थानों की निम्न तत्परता का स्तर भी चिंता का कारण बना हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे देश भर में 1113 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से 418 विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त करने में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए UGC ने परामर्श योजना शुरू की है। तो यह किसके लिए परामर्श योजना शुरू की गई है? उच्चतर शिक्षा संस्थानों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए UGC के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। फिर आता है इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुछ संस्थानों की पहचान भी की गई और इस संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के इच्छुक कम से कम 5 संस्थानों को परामर्शदाता के रूप में सेवा देने के लिए चिन्हित किया गया है। फिर आता है दोहराव और ओवरलैपिंग के संदर्भ में कि वर्तमान में कई एजेंसियों को समय समय पर स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है, जिनमें से प्रत्येक एजेंसी कई बार एक ही HEA से जानकारी एकत्र करती है जो प्रायः समान होती है। अब आता है चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में। यह मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी के संग्रह की प्रक्रिया बोझिल और थकाऊ होती है। मैनुअल या हाइब्रिड सिस्टम के संदर्भ में इसके कारण अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के लिए उच्च शिक्षा की स्तर की व्यक्तिपरता और उसकी विसंगतियाँ आती हैं। फिर आता है कथित भ्रष्टाचार के संदर्भ में क्या चुनौतियाँ हैं। इसके संदर्भ में उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हाल ही में NAAC मान्यता प्रणाली के तहत निहित स्वार्थों, कदाचार की संभावना को भी उजागर किया गया है। इसके तहत ये प्रमुख चुनौतियाँ। अब आता है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए कई सिफारिशें की गई, जिसके अंतर्गत पहली सिफारिश है समग्र मूल्यांकन प्रणाली के बारे में। यह प्रणाली नई प्रस्तावित मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए, जिसमें कार्यक्रम मान्यता और संस्थागत मान्यता संस्थान मान्यता को एक साथ लाना चाहिए और उनकी परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए CAS को विकसित किया गया है। मतलब समग्र मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया गया। द्विआधारी मान्यता प्रणाली के संदर्भ में कि समिति ने द्विआधारी मान्यता प्रणाली के संदर्भ में NAACC की वर्तमान 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में एक द्विआधारी मान्यता प्रणाली को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। समिति ने गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में 2 भागों में प्रस्ताव दिया गया है, अर्थात मान्यता की प्रतीक्षा और गैर मान्यता प्राप्त के संदर्भ में। मान्यता की प्रतीक्षा उन लोगों के लिए होती है जो सीमा स्तर के निकट हो और गैर मान्यता प्राप्त उन लोगों के लिए होती है जहाँ मान्यता की मानकों बहुत नीचे हो, उसके संदर्भ में, जो 2 श्रेणियों में विभाजित है। अब आता है इसमें मान्यता के मानकों को बहुत नीचे वाले संस्थानों को सलाह देने के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। अब आता है प्रौद्योगिकी संचार प्रणाली के संदर्भ में। यह पारदर्शिता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए होती है, जिसमें पर्याप्त पहुंच, नियंत्रण, सुरक्षा सुविधाएं होती है, सुसंगत डेटा प्राप्ति आदि प्रदान करने के लिए वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना चाहिए। अब आता है इसके संदर्भ में अन्य प्रस्ताव में आता है जैसे विविध उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में, जिसमें छात्रों, वित्त पोषण एजेंसियों, उद्योग आदि शामिल हैं, जिनके लिए विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली का सक्षम करना होता है। फिर आता है संभावित नए सदस्यों को संभालने के लिए प्रभावी तरीकों के साथ मिलकर एक मजबूत आउटरीच तंत्र शुरू करना है। वर्तमान में प्रचलित वन साइज फिट ऑल मॉडल के बजाय HEAs के उनके काम करने के तरीके, विजन और विरासत परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना है और विशेष रूप से पहले चक्र के लिए मान्यता प्रणाली को सरल बनाना और पुनः मान्यता के लिए समय सीमा को घटाकर 3 वर्ष करना, इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है। अब आते हैं स्कूलों की मान्यता के संदर्भ में कि भारत में स्कूलों को नियमित रूप से मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। NEP 2020 प्री स्कूल शिक्षा समिति शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण, स्वविनामक या मान्यता प्रणाली कल्पना करती है। यह राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक अलग स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आधिकारिक मान्यता ढांचा विकसित करने की सिफारिश करती है। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड गुणवत्तापूर्ण स्कूल प्रशासन में प्रत्यानयन मानक नामक एक मान्यता कार्यक्रम का पेशकश कर रहा है, जिसमें NABET जो शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है, जिसको 3 मानदंड है, जिसमें स्कूल प्रशासन, शैक्षणिक और समर्थन प्रक्रिया, प्रदर्शन का मापन और सुधार। इसके अंतर्गत प्रमुख 3 बुनियादी खंड शामिल है। अब आता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
पॉस्को अधिनियम 2013 को लागू करने में गंभीर लापरवाही बरते जाने और अनिश्चितता की संबंधी स्थिति को मीडिया रिपोर्ट्स में स्वतः संज्ञान लिया गया है, जिससे संबंधित सुर्खियों में देखते हैं कि हाल ही में एक समाचार पत्र के सर्वेक्षण के तथ्य सामने आया था कि देश में 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 संघों ने ही उपयुक्त अधिनियमों के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत निवारण का गठन किया था। जिस सर्वेक्षण में सामने आने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में संज्ञान लिया गया, जिसमें दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दोषी खेल निकायों, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया। अब आता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के दो मुख्य कारक हैं, जिसमें पहला कारक आता है कि किसी कार्य या वस्तु या सेवा के बदले कि इस प्रकार के यौन उत्पीड़न के तात्पर्य कार्यस्थल पर किसी लाभ के बदले सेक्सुअल फेवर मामले या यौन संबंधों के दबाव डालने से होता है, और दूसरा आता है घटिया कार्य परिवेश के संदर्भ में। इसके संदर्भ में इसमें अनुचित और अवांछित आचरण और व्यवहार जो शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक या दृश्य शामिल है। इसके कारण कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ कर्मी के लिए स्वयं को बनाए रख पाना कठिन होता जाता है। अब आता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। जैसे पहला पड़ता है पीड़िता पर प्रभाव। पीड़िता को मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजरना होता है। व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन देखा जाता है, जिससे वह अलग थलग रहने लगती है। तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक बीमारी का खतरा बना रहता है और भविष्य में करियर के अवसर प्रभावित होते हैं, जिससे रोजगार के स्तर को भी नुकसान होता है। नियोक्ता या संगठन पर प्रभाव के संदर्भ में यह कार्य उत्पादकता प्रभावित होती है, जिसमें संगठन की प्रगति, नवाचार मंद पड़ जाती है और कंपनी की छवि खराब हो जाती है। समाज पर प्रभाव। समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करने की महिलाओं की आकांक्षा को ठेस पहुंचती है। कानूनी और आपराधिक मुकदमों के कारण आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। पीड़िता के दीर्घकालिक पुनर्वास के रूप में लागत चुकानी पड़ती है इत्यादि। इसके संदर्भ में कार्यस्थल के माहौल में महिलाओं के हेतु सुरक्षित बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को एक्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, प्रतिबंधित करना तथा इसकी शिकायतें को दूर करना है। तथा वास्तव में इस अधिनियम को 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों का विस्तार किया गया और इसे कानूनी आधार प्रदान किया गया। विशाखा दिशा निर्देश के तहत इसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है और इसमें संस्थानों को 3 प्रमुख दायित्व आरोपित किए गए, जिसमें निषेध, रोकथाम और समाधान शामिल है, और संस्थानों के लिए एक शिकायत समिति का गठन करना इसमें अनिवार्य कर दिया गया। इसके संदर्भ में विशाखा दिशा निर्देशों के प्रमुख प्रावधान है। अब आता है कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में पहला तो आता है यौन उत्पीड़न की परिभाषा के संदर्भ में। इस परिभाषा को निम्नलिखित कोई एक या अधिक नापसंद या बर्ताव या आचरण का व्यवहार शामिल है, जिसमें शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना, यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध करना, अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य या चित्र दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य नापसंद शारीरिक और मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार इसके संदर्भ में इसकी परिभाषा को संदर्भित करता है। फिर आता है कार्यस्थल की परिभाषा के बारे में कि इसके तहत ऐसा कोई भी स्थान या शामिल नहीं है जहाँ कर्मचारी रोजगार की वजह से या रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे संस्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन के साधन भी शामिल होते हैं, जिसमें कार्यस्थल में संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रक शामिल होते हैं। पीड़ित महिला के संदर्भ में इसमें सभी महिलाएं शामिल होती हैं, भले ही उनकी उम्र, रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो, या सार्वजनिक क्षेत्र से हो या निजी क्षेत्र में कार्य करती हो, किसी भी क्षेत्र में हो। पीड़ित महिला की परिभाषा में क्लाइंट, ग्राहक और घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है। अब आता है शिकायत निवारण तंत्र के बारे में। शिकायत निवारण तंत्र में सबसे पहले आती है शिकायत समिति। इस समिति में निजी और सार्वजनिक संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इस समिति में कम से कम 4 सदस्य, आईसीसी में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी और जिसमें से एक व्यक्ति बाहरी होगा। आईसीसी के पास दिवाली अदालत के समान शक्तियां होती है। 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन किया जाता है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इसमें कोई भी पीड़िता या उसकी कानूनी प्रतिनिधि कार्यवाही करने के लिए आईसीसी के पास शिकायत दर्ज करा सकती है। ऐसी कोई भी शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने पर भीतर दर्ज की जाती है। हालांकि आईसीसी की समय सीमा को भी बढ़ा सकती है। सुलह के संदर्भ में यह आईसीसी जांच शुरू करने के पहले और पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से और उसके जवाबदेह पक्ष के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाती है। हालांकि सुलह में किसी भी प्रकार के मौद्रिक लेन देन संबंधी समझौते की अनुमति नहीं दी गई है। फिर आता है इसकी जांच प्रक्रिया के संदर्भ में। इसमें आईसीसी या तो पीड़िता की शिकायत के आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस के पास भेज सकती है या वह अपने स्तर पर जांच शुरू कर सकती है, जिसे 90 दिनों तक पूरा किया जाना चाहिए। जब जांच पूरी हो जाती है तो आईसीसी में 10 दिनों के भीतर अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट नियोक्ता को सौंपी जानी चाहिए।
दोषी के खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में इसमें यदि यौन उत्पीड़न के आरोप साबित हो जाते हैं तो आईसीसी नियोक्ता को कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने की सिफारिश करती है। अपील के संदर्भ में यह पीड़ित महिला या जवाबदेही पक्ष जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकता है। झूठी शिकायत के संदर्भ में इसमें आईसीसी नियोक्ता में सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार उस महिला या शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है जिसने झूठी शिकायत दर्ज की हो। निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में इसमें महिला, जवाबदेह पक्ष, गवाह की पहचान, पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी, जांच की सिफारिश और इस पर की गई कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में समिति के प्रमुख प्रावधान है। अब आता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के संदर्भ में चुनौतियों के बारे में, जिसमें पहला चुनौती आती है कि इस शब्दावली यानी इस परिभाषा की स्पष्ट शब्दावली का होना, कि इसमें ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं है जो कार्यस्थल पर प्रतिबंधित यौन व्यवहारों को स्पष्ट करे। साथ ही यौन उत्पीड़न में कई प्रकार के व्यवहार शामिल होते हैं और इसमें पीड़िता को यह समझाने की मुश्किल होती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न के किस व्यवहार का सामना किया गया। संगठनों द्वारा ऐसी घटनाओं को दबाने और खारिज करने की प्रवृत्ति कि संगठनों में अक्सर यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं में निपटने के लिए व्यापक तौर पर अच्छी तरह से प्रसारित नीतियां या प्रक्रियाओं का अभाव होता है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए औपचारिक व्यवस्था के अभाव में महिलाओं को अक्सर यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं को साझा करने के पीछे हट जाती है। घटना की रिपोर्ट करने के संकोच में कि नौकरी छूटने, सामाजिक कलंक, परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान जैसे संभावित प्रभावों के बारे में सोचकर पीड़िता अक्सर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए संकोच करती है। अलग अलग संस्कृतियों और वैश्विक संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में इसमें अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में काम करने वाले संगठनों को यौन उत्पीड़न से जुड़ी अलग अलग धारणाओं, विश्वासों, कानूनी फ्रेमवर्क से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक मानदंड, भाषा संबंधी बाधा, अलग अलग कानूनी परिभाषाएं तथा यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रयासों की जटिल बना सकती है। इसके संदर्भ में इस प्रमुख चुनौतियां हैं इस अधिनियम की कुछ कमियों के बारे में कि यह कानून केवल महिलाओं को ही सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि वास्तव में वह किसी भी जेंडर का यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। जब पीड़िता को आरोपी का समान जेंडर का है तो यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों को निपटने पर कानून का कोई प्रावधान नहीं है और नियोक्ता द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ को कार्यवाही के संदर्भ में यह कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के आधार पर की जाती है, जिसमें ये सेवा नियम अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें आईसीसी की स्थापना कार्य होना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़े या छोटे या किसी भी क्षेत्र में सभी संगठनों को अपने यहाँ कानूनी रूप से अनिवार्य आईसीसी स्थापित करना चाहिए। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लागू होना चाहिए, जिसमें से यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को तुरंत निपटाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही निष्पक्ष जांच और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कंपनियों के लिए आचार संहिता के भीतर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामलों के बारे में समझ को बढ़ावा देना चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामलों में रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए और जन जागरूकता बढ़ाना चाहिए। पॉस्को कानून में संशोधन के संदर्भ में इसमें यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इस कानून को लैंगिक तटस्थ बनाने की जरूरत है, ताकि किसी भी जेंडर के व्यक्ति के साथ घटित यौन उत्पीड़न की घटना को दर्ज किया जा सकता है। तभी सभी जेंडर के व्यक्तियों, गैर मानक लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों सहित के लिए समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित की जा सकती है। इस कानून में समान जेंडर या समलैंगिक यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के समाधान को शामिल करने पर भी विचार करना चाहिए तथा यौन उत्पीड़न के दोषी के खिलाफ कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब आते हैं इस संदर्भ में कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं और कुछ सुर्खियां, जिसमें पहली आती है पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश भर में आंगनबाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जिसमें बचपन से प्रारंभिक 6 माह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें पहली आती है कि इसमें राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है और यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल हर क्षेत्रों में बच्चों के विकास को लक्षित करती है, जिसमें शारीरिक, गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास शामिल होता है। यह बच्चों के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। इसके तहत ECC मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संस्थान के अंतर्गत यह सभी बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ सीखने के शुरुआती अवसरों सहित देखभाल प्रदान करता है, जिसमें खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों से युक्त एक सुरक्षात्मक और प्रेरणादायक परिवेश बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक व भाषा संबंधी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। EECE मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत
परिकल्पित किया गया है। भारत में आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में, इसे समेकित बाल विकास योजना के तहत स्थापित किया गया था तथा इसमें देश भर में संचालित 1.39 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों के पूरक पोषण, प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रही हैं। अब आता है बाल कुपोषण के संदर्भ में। हाल ही में बाल कुपोषण का स्तर, रुझान या संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक समूह ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट को 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा के वैश्विक पोषण के लक्ष्यों तथा 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को 2.2 के उपलक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में यह प्रगति अपर्याप्त रही है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य 2.2 कुपोषण के सभी स्तरों को समाप्त करने से संबंधित है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जिसमें 2022 में दुनिया भर में 5 साल से कम आयु के बच्चों में 22.3% बच्चे ठिंगनेपन से ग्रसित हैं, जिसमें आयु के हिसाब से बहुत कम बच्चे ठिंगना कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के 37 मिलियन बच्चे हैं अधिक वजन के हैं, जिसमें अधिक वजन का अर्थ है कि बच्चे का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा होना है। कम या अधिक पोषण को सेवन से आवश्यक पोषक तत्वों में असंतुलन, पोषक तत्वों के गलत तरीके से उपयोग को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत में कुछ पहलें स्टार्ट हुई हैं, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है कि समेकित बाल विकास योजनाएं शुरू की गई हैं, पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जा रही है और पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित और भी प्रमुख पहले स्टार्ट की गई हैं। अब आता है बाल विवाह के मुद्दे के संदर्भ में। यूनिसेफ के अनुसार वैश्विक बहु संगठन और बाल विवाह की समस्या को दूर करने की दिशा में प्रगति धीमी कर दी गई है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर आई कई संकटों की वजह से पिछले एक दशक में बाल विवाह में आई गिरावट संबंधी उपलब्धि के बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। इन संकटों में युद्ध, जलवायु परिवर्तन संबंधी आघात, कोविड-19 के जारी दुष्प्रभाव आदि शामिल है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें पहला आता है कि वर्तमान में जीवित लगभग 640 मिलियन लड़कियां और महिलाओं का वजन बचपन में ही विवाह कर दिया जाता है। हालांकि वैश्विक बाल विवाह दर कुछ दर कम होकर 19% रह गई और जिससे 2030 तक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। और भारत ने हाल के दशक में बाल विवाह को कम करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। इसके बावजूद भारत में अभी तक ये विश्व की 1/3 बाल बधुएं हैं। इसके संदर्भ में अब आता है कि बाल विवाह पर का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की संभावना कम रहती है, कम उम्र में गर्भवती होने से जुड़े जोखिम का सामना करना पड़ता है, बाल और मृत्यु मात्र स्वास्थ्य से संबंधित जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है, लड़कियों को कम आयु में ही परिवार और सहेलियों अलग होना पड़ता है, घरेलू हिंसा, लैंगिक शोषण जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। इसमें इसके प्रमुख प्रभाव हैं। अब आता है बाल विवाह के निम्नलिखित कारण के संदर्भ में कि पहला आता है लैंगिक असमानता का होना, सामाजिक कुप्रथाएं होना, गरीबी का होना, शिक्षा की कमी होना, बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिंता और लिंग भेद की भावना इसके प्रमुख कारण है। अब आता है इसके संदर्भ में बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहलें स्टार्ट की गई हैं, जिसमें पहली पहल आती है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में। यह विवाह के लिए कानूनी आयु निर्धारित करता है, जिससे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की हो और कई राज्य सरकारों ने भी बाल विवाह के लिए उत्तरदायी कारकों से निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। एक संसदीय स्थायी समिति महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर भी विचार कर रही है। अब आता है आंतरिक विस्थापन के संदर्भ में। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन पर डेटा और उसके विश्लेषण का प्रमुख स्रोत है। जैसे 2023 में रिपोर्ट में आपदाओं, संघर्ष, हिंसा, खाद्य सुरक्षा, आंतरिक विस्थापन के मध्य जटिल संबंधों को विशेष बल दिया गया है। इसकी स्थापना 1998 में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के एक हिस्से के रूप में की गई थी। आंतरिक विस्थापन से तात्पर्य कि अपने देश की सीमाओं के भीतर लोगों के जबरन पलायन या प्रवास से होता है, जिसमें आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति या समूह ऐसा समूह होता है जो संघर्ष या किसी विपदा से बचने के लिए अपने परंपरागत निवास स्थानों को छोड़ने के लिए विवश होता है। इस रिपोर्ट पर प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जिसमें आता है कि 2022 में 110 देशों या राज्य क्षेत्रों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या 71.1 मिलियन हो गई और अब तक यह उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जिसमें देखते हैं कि आईडीपीज की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी शर्त की नगद सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आईडीपीज की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए आजीविका और कौशल में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही देशों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। विस्थापित समुदायों की सहनशीलता को मजबूत करने के लिए पहले से ही की जाने वाली कार्रवाइयों और जोखिम कम करने के उपायों को निवेश करने की आवश्यकता है। अब आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रत्यानयन के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों ने वैश्विक गठबंधन में एनएचआरसी को अपनी और आधिकारिक मान्यता देने का प्रस्ताव को टाल दिया है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने लगातार दूसरी बार अपनी ओर से एनएचआरसी को आधिकारिक मान्यता देने वाले विचार को टाल दिया और इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला आता है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप का होना। दूसरा आता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन में जांच में पुलिस को शामिल करना और नागरिक के समाज के साथ कम सहयोग का करना इत्यादि इसके संदर्भ में प्रमुख निर्णय है। अब आता है कि इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों ने वैश्विक गठबंधन GANHRI की आधिकारिक मान्यता के बिना एनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगी और इसे प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करने और उन्हें आधिकारिक मान्यता देने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें यह कार्य पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप होगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था और यह सिद्धांत दुनिया भर में एनएचआरसी के मानकों के विकास में मदद करते हैं। और इसके पहले 2016 में भी एनएचआरसी को आधिकारिक मान्यता देने के विचार को 1 साल के लिए टाल दिया गया था और जिसे 2017 में GANHRI ने एनएचआरसी में विविधता को दूर करने की सिफारिश भी की थी और जिस सिफारिशों में हाशियों में स्थित अन्य सामाजिक समूहों की महिला प्रतिबद्धता को शामिल करने में संबंध में अब 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के माध्यम में इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया है और इस संशोधन के द्वारा एनएचआरसी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्षों दिव्यांगजनों के लिए मुक्त आयुक्त को एनएचआरसी के पदेन सदस्य बनाया गया है। अब आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के बारे में। इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार और उनका संरक्षण करना है। महासभा GANHRI विचार विमर्श करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है, जिसमें यह कार्यकारी समिति है और इसके 16 सदस्य हैं, जिसमें क्षेत्रीय नेटवर्क अमेरिका, एशिया, प्रशांत और यूरोप प्रत्येक 4 सदस्य शामिल है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आता है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में विकसित किया। यह सक्षम देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित एकीकृत मंच है। यह प्रणाली ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और महानगरीय शहरों के स्थित कॉरपोरेट अस्पतालों में भी किया जाएगा। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है। यहाँ पर यह सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।